नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं समझता हूं कि काफ़ी खुश होंगे। काउंसलिंग का डेट जो आ गया है और सभी लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। सारा सर्टिफिकेट वगैरह सारे लोग अरेंज कर लिए होंगे और 5 तारीख 7 तारीख 12 तारीख को जो काउंसलिंग है वो सभी लोग आप लोग तैयारी कर लिए होंगे। एक जो बात है क्योंकि मुझे आपके सामने इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैं इंटरनली सारा काम कर रहा था। मैं ज़रूरी नहीं समझता था कि वीडियो बनाऊं, लेकिन कई लोगों को लगातार इतना फ़ोन आ रहा है, कई लोग लगातार परेशान हैं। मैं ग्रुप में भी देख रहा हूँ और तमाम जगह देख रहा हूँ। सीटेट एक्ट को लेके एक लेटर वायरल हो रहा है सभी ग्रुप में और लोग मुझे लगातार इतना फ़ोन कर रहे हैं कि लगातार घंटी बज रही है और मैं कुछ दूसरा कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। और लोग पूछ रहे हैं बारी बारी से कि सर ये जो लेटर है इसके वजह से क्या बहाली होल्ड हो जाएगी क्या। हम आपको बता देना चाहते हैं कि बीटेड जो कैंडिडेट है वो ये जो लेटर है वो अपने हिसाब से टाइपिंग करके सचिवालय में जाकर रिसीव कराया है। उसमें केस संख्या का हवाला दे दिया है और तमाम तरह का जो चीज़ें हैं उसमें बिना मतलब का चीज़ें को उसमें लिख दिया गया है और लिख के आप लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये काम किया गया है। तो मैं सोचा कि भाई इसमें आके आपको स्पष्टीकरण दे दें, आपको हम बता दें। आप किसी भी अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग जो है ऑलरेडी पटना हाई कोर्ट के जो सबसे बेटर वकील हैं, जो पटना हाई कोर्ट में जज बनने वाले हैं, माननीय मिरांग मौली सर को हम लोग रखे हैं। प्रिंस मिश्रा सर जो पहले से ही सारा केस में इन्वॉल्व हैं, वो हैं केस में मौजूद हैं। और दूसरे टीम के द्वारा भी बताया जा रहा है कि वकील को रखा गया है। हम अपने तरफ से जितना बेहतर हो सकता है, जितना हमारे पास फंड था, जितना आप लोगों ने सहयोग किया, उसके हिसाब से हमने वकील रखा है। और जो 2 सुनवाई हुई है वो दोनों सुनवाई में मजबूती के साथ जितना बहस हुआ है उसके हिसाब से अपना पक्ष हमारे मिरांग मौली सर और प्रिंस मिश्रा सर रखे हैं। तो किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हम बता दें कि जब केस कोई हो जाता है, आप निर्दोष व्यक्ति हैं और आप पे झूठा कोई आरोप लगा दिया कि भाई हमारा सर फोड़ दिया या तमाम तरह का चीज़ें, झूठा भी कोई केस कर देता है, तो आदमी बिना मतलब का इंडियन लॉ ऐसा है कि आप परेशानी में पड़ जाते हैं, आप निर्दोष होते हुए भी। तो वही मामला सीटेट एक्ट में है क्योंकि बीटेड कैंडिडेट ने केस किया है तो बिना मतलब का मामला उलझाया है। इस बहाली को स्टे कराने के लिए आप षड्यंत्र रचा जा रहा है। कई लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह इस बहाली को स्टे करा दिया जाए और हम लोग रात दिन इंटरनली काम कर रहे हैं, रात दिन सचिवालय में जा रहे हैं, एडवोकेट से मिल रहे हैं और तमाम तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं कि भाई किसी तरह बहाली कंप्लीट हो जाए। लगातार शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं। अब तो ये स्थिति है कि जहां जहां हम जाते हैं वहां वहां विरोधी दल भी पहुंच जाता है। इसीलिए अब तो हम वीडियो भी बनाना छोड़ दिए हैं कि भाई इंटरनली काम किया जाए। हम शिक्षा मंत्री से कई बार इस संबंध में जाके मिल चुके हैं, रंजीत सर से कई बार मिल चुके हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कई बार मिल चुके हैं। सारा केस पे चर्चा हो गई है, सारा काउंटर हम लोग के पक्ष में आ गया है, एनसीटी का काउंटर हम लोग अपने पक्ष में आया है। बिहार सरकार स्टैंड ली है कि शिक्षा समृद्धि सूची में आता है, हमारा अधिकार क्षेत्र में आता है, हम इन लोगों को लेंगे। ये तमाम प्रक्रिया हम लोग घूम घूम के सारा कराए हैं और आप निश्चिंत रहें। इस केस में परेशान हो सकते हैं लेकिन हारना तो नामुमकिन है। लेकिन हमको बेहतर वकील के साथ अपना बात को रखना पड़ेगा, अपना बात को बताना पड़ेगा। आप जब तक सपोज कीजिए आप पे कोई आरोप लगता है और आरोप को आप बढ़िया से अपना जो आरोप है उसको आप प्रॉपर तरीके से आप रखते हैं कोर्ट में कि ये हाँ ये मिलॉर्ड ये जो आरोप है निराधार है, गलत है, तब आप निर्दोष मुक्त होते हैं। लेकिन इसके लिए कहने के लिए एक बढ़िया अधिवक्ता का आवश्यकता होता है, उसमें फाइनेंशियली सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उसमें काफ़ी खर्च होता है। तो मेरे शिक्षक साथी, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग से जो बना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडवोकेट को हायर किए हैं। हमारी इच्छा तो थी कि गिरी सर को इसमें इन्वॉल्व कराया जाए,
लेकिन आप लोगों की उदारता के कारण आप लोग इस मामले में को हल्के लिए हैं। इसके लिए हम गिरी सर को नहीं रख पाए, मिराग मौर्य सर को रख पाए। वो भी मिराग मौर्य सर का इतना फी है कि हम लोग दो तीन हेयरिंग का ही पैसा जमा कर पाए हैं। तो आप सभी जितने भी शिक्षक साथी हैं, आप सहयोग करें। संघ का जो अकाउंट है पप्पू कुमार के नाम से, उस अकाउंट में आप लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करें। आप 200, 500, 1000 रुपये ही देंगे तो भाई इतना फी हो जाएगा कि कंप्लीट हेयरिंग हम लोग करा सकते हैं और मिराग मौर्य सर को सारा फी भी हम लोग दे सकते हैं। लेकिन आप सहयोग करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि ये मामला हल्के में है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, तो भाई कोई भी मामला हल्का हो या भारी हो, एडवोकेट उतना ही फी लेते हैं सुनवाई कराने के लिए। तो मेरे साथी जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं, खास करके NIOS शिक्षक साथी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि देखिए यह जो सीटेट एक्ट का जो मामला है, सीटेट जितने भी NIOS हमारे साथी हैं, सब NIOS अभ्यर्थी हैं, वो सीटेट ही क्वालिफाइड है और सीटेट पे ही ग्रहण लगा हुआ है। बाकी जो BEd अभ्यर्थी हैं या रेगुलर डीलेड अभ्यर्थी हैं, कई लोग BTET भी पास हैं, तो उनको जितना नुकसान नहीं होगा जितना हमको नुकसान होगा। हम इतना दिन से 2.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, डिग्री मान कराने में संघर्ष किए, बहाली कराने में संघर्ष कर रहे हैं, और एक छोटी सी चूक के कारण आप आउट हो सकते हैं इस बहाली से। तो इस मामले को सबसे ज़्यादा पीड़ा होगा तो हम ही लोगों को होगा, क्योंकि हम लोग पहला बार सीटेट दिए हैं और उत्तीर्ण हुए हैं और सीटेट पे ही ग्रहण है। तो मेरे दोस्त इसको सीरियस में लीजिए, हल्के में ना लीजिए। दूसरा पक्ष को तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, BEd अभ्यर्थी को प्रभाव, उनको स्टेट भी है और तमाम तरह का लोग BTET भी पास किए हैं, तो उनको प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना हमको प्रभाव पड़ेगा, NIOS अभ्यर्थी को प्रभाव पड़ेगा, वो दूसरे अभ्यर्थी को प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए किसी पे भरोसा ना करते हुए खुद हम लोगों ने जो फंड था हमारे संघ में, उसके हिसाब से हम लोग एडवोकेट किए हैं। और हमारी इच्छा है कि एक और वकील को हम उसमें ऐड करें, ताकि जो जिस दिन मुख्य हेयरिंग होगा उसमें बड़ा वकील को हम लोग, और एक और वकील कहीं से ऐड होता है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐड हो, लेकिन आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। यदि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया 12 तारीख को सुनवाई है, 5 तारीख और 7 तारीख को काउंसलिंग होनी है, कई लोग नियुक्त भी हो जाएंगे, तो यह डिसीजन से हम लोग प्रभावित होंगे। यदि डिसीजन में कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है तो हमको नियुक्ति पत्र मिल भी जाता है, फिर भी हम लोग प्रभावित होंगे। तो इस मामले को, क्योंकि यह केस पुराना है और पहले से चलता आ रहा है, उसमें एक ऑर्डर भी है कि यह केस से नियोजन प्रक्रिया प्रभावित होगा। यदि सीटेट जो है, ये सीटेट जो खंड खा को जो चयन किया गया है वो आउट होता है, तो आप नियोजन हो भी जाएगा, फिर भी आउट हो जाएंगे। तो हालांकि इसकी नौबत तो किसी परिस्थिति में हम लोग नहीं आने देंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, आपका सहयोग होना चाहिए। क्योंकि जब 2.5 साल हम लोग लड़ सकते हैं, जमीन आसमान एक कर सकते हैं, पाताल तक आदमी जा सकता है, तो सीटेट एक्ट तो भाई सरकार हमारे पक्ष में है, NCT हमारे पक्ष में है। हमने अच्छा वकील को किया है और मजबूती के साथ हमने बोला गया था 4 हफ्ते के अंदर हम लोगों को काउंटर दायर करने के लिए बोला गया था। एक 30 पेज का हम लोग काउंटर मजबूत से हम लोग दायर कर रहे हैं, और उसमें बिहार सरकार का जितना भी पक्ष है उसको भी हम लोग उसमें मजबूत से सारा डिफाइंड किए हैं, तमाम तरह की चीज़ें किए हैं। विशेष इस केस के संबंधित लाइव बोलना ठीक नहीं है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, हमारे इनसे हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है और मजबूती के साथ प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी हाल में, किसी परिस्थिति में इस केस को हमको जीतना है और जीत के हम लोगों को स्कूल में बहाल होना है। तो आप निश्चिंत रहें, लेकिन हाँ, आप सहयोग जरूर करें। आप फाइनेंशियली जब तक जाएंगे, तो हालांकि इसकी नौबत तो किसी परिस्थिति में हम लोग नहीं आने देंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, आपका सहयोग होना चाहिए। क्योंकि जब 2.5 साल हम लोग लड़ सकते हैं, जमीन आसमान एक कर सकते हैं, पाताल तक आदमी जा सकता है, तो सीटेट एक्ट तो भाई सरकार हमारे पक्ष में है, NCT हमारे पक्ष में है। हमने अच्छा वकील को किया है और मजबूती के साथ हमने बोला गया था 4 हफ्ते के अंदर हम लोगों को काउंटर दायर करने के लिए बोला गया था। एक 30 पेज का हम लोग काउंटर मजबूत से हम लोग दायर कर रहे हैं, और उसमें बिहार सरकार का जितना भी पक्ष है उसको भी हम लोग उसमें मजबूत से सारा डिफाइंड किए हैं,
तमाम तरह की चीज़ें की हैं। विशेष इस केस के संबंधित लाइव बोलना ठीक नहीं है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, हमारे इनसे हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है और मजबूती के साथ प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी हाल में, किसी परिस्थिति में इस केस को हमको जीतना है और जीत के हम लोगों को स्कूल में बहाल होना है। तो आप निश्चिंत रहें, लेकिन हाँ, आप सहयोग जरूर करें। आप फाइनेंशियली जब तक सहयोग नहीं करेंगे तो आगे आदमी चलते चलते थक जाएगा। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो 5 तारीख को जो काउंसलिंग होना है और 7 तारीख को जो काउंसलिंग होना है, इसमें जितने भी अभ्यर्थी चयनित हो जाएंगे, मैं समझता हूँ कि हालांकि ज़्यादा अभ्यर्थी तो चयनित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लगभग जो प्रखंड है और नगर इकाई है उसमें विकलांग का आवेदन आया। आप कह सकते हैं कि 80% नगर इकाई और प्रखंड में विकलांग लोगों का फॉर्म आया है। तो जहाँ जहाँ फॉर्म आया वहाँ तो जो है नियोजन नहीं हो पाएगा। और कुछ पंचायत है जहाँ पे कुछ गिना चुना पंचायत है, वहाँ पे आवेदन नहीं आया है, लेकिन लगभग पंचायत में भी आवेदन आया है। तो मैं समझता हूँ कि 10% बच्चा, 10% शिक्षक अभ्यर्थी जो है, पहला जो चरण है जो 5, 7, 12 जो तारीख है उसमें आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे, हम लोग ज्वाइन कर पाएंगे। बाकी जो अगस्त में जो काउंसलिंग होगी उसमें व्यापक रूप से हम लोग ज्वाइन कर पाएंगे। तो ऐसा ना हो कि हम लोग ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करने के बाद कुछ उल्टा पुल्टा डिसीजन आ जाए और हम लोग प्रभावित हो जाएं। इसका भी मन में डर हमको रखना है। कोई भी जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको सीरियस में लेना है। लापरवाही किसी परिस्थिति में हम लोग को नहीं करना है। अब क्या होगा, अब तो नियुक्ति पत्र मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको पता ही है कि 300 लेक्चरर की बहाली हुई थी और 1 साल से लोग बहाल थे। अनिल कुमार उपाध्याय के बेंच में 300 को बर्खास्त कर दिया गया। आप लोगों को ये सब जानकारी शायद होगा, नहीं होगा तो हम आपको बता रहे हैं। तो क्योंकि कोर्ट ही सर्वोपरि होती है और कोर्ट का जो डिसीजन होता है सरकार भी मानती है, तमाम जगह वो मान होता है। इसीलिए कोर्ट में ही हम लोगों को इन लोगों को पछाड़ना है, कोर्ट में ही लोगों को हमको परास्त कर देना है, कोर्ट में ही इन लोगों को धूल चटा देना है। इतना बढ़िया से बहस करवाना है कि जो 12 तारीख का जो सुनवाई होनी है उस सुनवाई में इन लोगों को उसी दिन मामला को डिसमिस और डिस्पोजल कराना है। ये हम लोग की तैयारी है। तो खैर, ये सीटेट एक्ट की बातें हैं जो आपको बताया गया। बाकी जो नियोजन संबंधित बात, कई लोगों के मन में कई तरह का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारे मन में भी है जो आपके मन में है। यह क्वेश्चन सचिवालय में माननीय डॉक्टर रजीश सर से मुलाकात जब हमारी हुई थी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो स्पष्ट रूप से वो बताए हैं कि 30 तारीख को वो सभी डीपीओ और डीओ को निर्देशित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारा कुछ बताया जाएगा, निर्देशित किया जाएगा। कुछ जो इश्यूज है उस पर चर्चा हुई थी और उन्होंने बोला था कि इस पे वो संज्ञान लेंगे और जो भी इशू है उसको सॉल्व करेंगे। एक और सभी शिक्षक साथी जो भी हैं वो काउंसलिंग को लेकर कंफ्यूज हैं कि काउंसलिंग सर कैसे होगा, कैसे हमारा डॉक्यूमेंट जब्त होगा, कैसे हम चयनित होंगे। तो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहते हैं कि सपोज कीजिए कि 90% वाला अभ्यर्थी है और अपने क्षेत्र में, अपने प्रखंड में सभी नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग कराते हैं। सभी पंचायतों में सपोज कीजिए कि पंचायत की काउंसलिंग होनी है, प्रखंड में पंचायत की काउंसलिंग होनी है। सभी पंचायत 10-15 पंचायत में उन्होंने काउंसलिंग कराया। काउंसलिंग कराने के बाद जो है नियोजन इकाई शाम में लिस्ट चिपकाएगी कि कौन कौन जो व्यक्ति है आज पूरे दिन काउंसलिंग कराया, उसमें सबसे ऊपर वाले जो व्यक्ति है उसका सूची वहाँ पे चिपका दिया जाएगा कि ये उम्मीदवार जो है इस नियोजन इकाई में सबसे ऊपर है, इनका नियुक्ति पत्र, चयन पत्र मिलेगा और इनका सर्टिफिकेट जब्त किया जाएगा। इस परिस्थिति में जो 90% वाला जो अभ्यर्थी हैं वो सभी जगह, क्योंकि 90% है, सबसे ज़्यादा उनका मेघांक है, तो सभी जगह ऊपर रहेंगे। और जो नीचे वाला 80% वाला है वो सभी जगह नीचे रहेंगे और सर्टिफिकेट कहीं 90% वाला एक ही जगह जमा करेंगे अपने सहूलियत के हिसाब से। तो बाकी जो सीट है, बाकी जगह वो जो 90% वाला काउंसलिंग कराया है वो सीट वैकेंट रह जाएगा। इसलिए रह जाएगा कि नियोजन इकाई द्वारा कोई भी, सचिवालय द्वारा कोई भी निर्देशित नहीं किया गया है कि जो अभ्यर्थी टॉप 90% वाला अभ्यर्थी है वो सूची में उसका नाम आ जाता है तो उसके बाद नीचे वाला अभ्यर्थी को लेना है कि नहीं लेना है।
पहले जो कैंप लगता था या काउंसलिंग होती थी उसमें स्पष्ट निर्देश था कि नीचे वाला अभ्यर्थियों को भी, यदि ऊपर वाला अभ्यर्थी सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है या कंसिडर नहीं करता या नहीं पहुंचता है काउंसलिंग में, काउंसलिंग करा के कहीं भाग जाता है, तो नीचे वाला 3 बार नाम पुकारा जाएगा। यदि वो मौजूद नहीं रहेगा तो नीचे वाला अभ्यर्थी को वो सीट दे दिया जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, ऐसा कोई निर्देशित नहीं किया गया है कि भाई जो उम्मीदवार चयन हो जाएगा, कई जगह चयन हो जाएगा, चयन होने के बाद कहीं एक जगह सर्टिफिकेट जमा करेगा तो बाकी जगह उस शाम में 5 बजे, संध्या 5 बजे नहीं पहुंचेगा, तो वह जो चयनित उम्मीदवार जो बाकी जगह चयन है 90% वाला, उसका सीट पे नीचे वाला वो करना है कि नहीं। इस स्थिति में वहाँ का सीट वैकेंट रह जाएगा और इस संबंध में हमने सचिवालय में मैसेज पहुँचा दिया है। उन्होंने बताया है कि इसमें हम लोग विचार कर रहे हैं, अभी तक असमंजस की स्थिति है। खैर 30 तारीख तक क्लियर हो पाएगा कि कैसे नियोजन प्रक्रिया होगा। कई लोगों का कहना है कि सर हम काउंसलिंग कराने जाएंगे तो हमारे पास एविडेंस क्या होगा। हम आपको बता देते हैं कि सरकार सभी नियोजन इकाई को एक बड़ा रजिस्टर दी है। उस रजिस्टर में लिखा हुआ है शिक्षा विभाग, वहाँ डीओ साहब का मोहर है, डेट मारा हुआ है, सब तमाम चीज़ें है। उसी रजिस्टर पे आपका सिग्नेचर, रोल नंबर, तमाम चीज़ भरा जाएगा। तो आप वहाँ पे देख पाएंगे कि भाई ये जो रजिस्टर है शिक्षा विभाग का रजिस्टर, उसको पूरा बड़ा सा गोल घेर के शिक्षा विभाग लिखा रहेगा, शिक्षा विभाग नियोजन इकाई से करके नाम उसमें लिखा रहेगा, उसी पे सिग्नेचर आपको करना है। तो ये इस बार शिक्षा विभाग स्पेशल की है कि कोई धांधली ना हो और उसी रजिस्टर में आप जाके जो सिग्नेचर कर सकें। तो ये एक अच्छा पहल किया गया है। और रणजीत सर बोले भी हैं कि पूरे दिन लाइव रहेंगे, कोई तकलीफ होगा किसी अभ्यर्थी को तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये इस तरह का जो चीज़ें हैं, खैर जो भी हो 30 तारीख तक क्या डिसीजन आता है, क्या लेटर निकलता है, वो आपको समय के साथ अपडेट देंगे। जो सीटेट एक्ट में क्या होता है वो तो आप लोग देखेंगे ही। जितने भी अभ्यर्थी हैं सीटेट एक्ट केस में जो संघ का पप्पू कुमार का अकाउंट है उसमें आप सहयोग करें ताकि आगे का जो हेयरिंग का जो फंड है हमारे पास हो और मजबूती से लड़ पाए। और जो 30 तारीख का जो डिसीजन होता है, 30 तारीख तक जो निर्देशित दिया जाता है सचिवालय से, वो भी अपडेट आपको समय के साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।